मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कान। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। इसके अंतर्गत अब तक हम जो है कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसमें, और इससे पहले वीडियो में हम टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसी पे यहाँ पर चर्चा करेंगे और आप ध्यान से उसको समझेंगे। टॉपिक था सामाजिक विभाजनों की राजनीति। क्या था टॉपिक? सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, ये टॉपिक था। इस टॉपिक को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक हम समझा भी रहे थे, लेकिन यह टॉपिक इससे पहली वीडियो में अधूरा रह गया था, तो थोड़ा सबसे पहले मैं इस पर हल्का सा प्रकाश डाल दूंगा। जहाँ से मैंने इसको पहले बता दिया है, लेकिन थोड़ा प्रकाश डाल के तब आगे इसको बढ़ूंगा, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मुझे आपको आज बताना है इस वीडियो में, तो चलेगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति, तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, मैंने इस पर आधारित जो है वो 2 प्रश्न आपके सामने रखे थे। उन दोनों प्रश्नों पर जो है हमें चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न क्या था, ध्यान देंगे। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, पहली प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? इन 2 प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी के तहत हमने ये बात बताई थी कि पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक है। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं और विस्फोटक है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता होती है, यह भी हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अतः राजनीतिक दल समाज में मौजूदा विभाजन के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ से आगे हम इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का राजनीति से क्या लेना देना है, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण के सहारे से इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण ले लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? उत्तरी आयरलैंड। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले रहे हैं, जिसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से, ये जो उत्तरी आयरलैंड है ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है और काफी लंबे समय से जो है वह हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा, ये जो उत्तरी आयरलैंड है ये किसका हिस्सा है? ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा जो है वो काफी लंबे समय से क्या है? हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। राजनीतिक टकराव की क्या रहा है? ये गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इससे पहली वीडियो में भी चर्चा की है, यहाँ का जो अधिकांश हिस्सा है, जो यहाँ की जो आबादी है, अधिकांश ईसाई बाहुल्य है। यहाँ पर ईसाई बाहुल्य
यानी कि ईसाई अधिक मात्रा में, यानी कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग यहाँ पर अधिक रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, उनका बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, तो आइए, परंतु वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटा हुआ है। वह इस धर्म के कितने पंथों में बटा हुआ है? बुरी तरीके से दो पंथों में बटा हुआ है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्या है, यहाँ की आबादी क्या है, यहाँ की जो आबादी है वह ईसाई बाहुल्य है, ईसाई बाहुल्य है। यानी कि यहाँ पर जो है ईसाई लोग अधिक रहते हैं। ठीक, और ये जो भाग है मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 53% आबादी, 53% जो आबादी है वह किस धर्म को मानती है? प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है। ध्यान देंगे, यानी कि 53% आबादी जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो 44% आबादी, 44% आबादी जो है रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि उत्तरी आयरलैंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, और यहाँ पर ये क्या है? ईसाई बाहुल्य देश है, या यहाँ पर ईसाइयों का बाहुल्य है। यहाँ पर अधिक संख्या में ईसाई लोग रहते हैं, परंतु ये ईसाई लोग भी दो भागों में बटे हुए हैं। यानी कि एक भाग जिसमें 53% लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, जबकि 44% आबादी जो है वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानती है। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर? मैं समझ रहा हूं कि क्लियर हो रहा होगा। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व, जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनका प्रतिनिधित्व जो है, इनका प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करते हैं? यूनियनिस्ट पार्टी करती हैं, यूनियनिस्ट पार्टियां। ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों का प्रतिनिधित्व जो करती हैं, यानी देता हूं मैं प्रतिनिधित्व, इनका प्रतिनिधित्व जो करती हैं वह करती हैं यूनियनिस्ट पार्टियां, जबकि इनका प्रतिनिधित्व जो करती हैं वह करती हैं नेशनलिस्ट पार्टियां। कौन सी पार्टियां करती हैं? नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। ध्यान देंगे, इनका प्रतिनिधित्व कौन करती हैं? इनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं, जबकि इनका प्रतिनिधित्व क्या करती हैं? यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। समझ रहे हैं आप? क्लियर? कभी कभी एग्जाम में यह भी आ सकता है कि उत्तरी आयरलैंड के विषय में विस्तार से बताइए, तो ये सारी जब जानकारियां आपके अंदर पास होंगी तो आप 100% उसको बता देंगे। तो देखो, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं 53% आबादी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है, 44% आबादी रोमन कैथोलिक मानती है, परंतु इनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जबकि इसका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। ठीक है, अब ये जो यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, ये जो लोग हैं, ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहें, यानी कि ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। ये किसके पक्ष में है? ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। जबकि ये जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो है आयरलैंड गणराज्य है, यानी कि इनकी मांग ये है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड गणराज्य है। ध्यान देंगे, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल किया जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ग्रेट ब्रिटेन में ही रहना है, जबकि नेशनलिस्ट पार्टियां जिनका समर्थन करती हैं रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते हैं। ठीक, क्लियर हो रही है बात? तो चलिएगा ध्यान देंगे, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है कैसा देश है, यहाँ पर कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग ग्रेट ब्रिटेन में अधिक हैं। मैंने बताया ना, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का केवल एक भाग है उत्तरी आयरलैंड। इसलिए रोमन कैथोलिक के मानने वाले लोग ये मानते हैं कि हमें उत्तरी आयरलैंड को जो है वो आयरलैंड गणराज्य में शामिल किया जाए। तो आयरलैंड गणराज्य में क्यों शामिल करने की मांग कर रहे हैं ये? क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी आयरलैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इनकी मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। कैसा है? ये जो आयरलैंड गणराज्य है ये कैसा है? कैथोलिक बाहुल्य है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे, जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। चित्र आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, ध्यान देने की, ग्राफ बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में आना चाहिए। टॉपिक था सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति यानी कि सामाजिक विभाजन का राजनीति से क्या संबंध है, राजनीति का सामाजिक विभाजन से क्या संबंध है, इस टॉपिक को इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान देंगे, एक बात और समझ लें। तो अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर समझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी आयरलैंड का हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है क्या? उत्तरी आयरलैंड। अब यहां पर ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? अधिकांश जो है ईसाई बाहुल्य है, ये यहां पर ईसाइयों का बाहुल्य है। ठीक, तो अब यहां ध्यान देने की आवश्यकता ये है, तो ये ईसाई बाहुल्य जो है यहाँ पर इसके भी दो धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ईसाई में भी दो धर्म हैं, दो धर्मों को मानने वाले, एक प्रोटेस्टेंट जो 53% आबादी है यहाँ पर। ठीक, उत्तरी आयरलैंड में 53% आबादी किसकी है? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों की है, जबकि 44% आबादी किसकी है? रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वालों की है? तो इनका प्रतिनिधित्व जो है वो यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। ये जो है ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में रहने के लिए तैयार हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो है वो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो वहां उसका बाहुल्य है वहां पर, जबकि यहाँ पर जो है जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वह जो है यानी कि रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग आयरलैंड गणराज्य में रहना चाहते हैं, आयरलैंड गणराज्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों का क्या है? बाहुल्य है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं, आप ये स्थिति देख रहे हैं कि सामाजिक विभाजन की स्थिति देख रहे हैं आप, और सामाजिक विभाजन में भी राजनीति, ये जो पार्टियां हैं यूनियनिस्ट पार्टियां और नेशनलिस्ट पार्टियां, तो ये सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप अगर वोटिंग हो तो ये जो है रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग किसे वोटिंग करेंगे? नेशनलिस्ट पार्टी को वोटिंग करेंगे। और यदि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग किस पार्टी को अपना मत देंगे? यूनियनिस्ट पार्टियों को अपना मत देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विभाजन का राजनीति से घनिष्ठ संबंध है। अब इसी बात को और अधिक विस्तार से मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, विशेष बिंदु, इस उदाहरण को समझने के बाद आपको विशेष बिंदु भी समझने हैं। क्या है? यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच ये तय हो गया है कि इनमें आपस में निश्चित रूप से टकराव पैदा हो रहा होगा, इनके विचार अलग हो गए, इनके विचार अलग हो गए, तो
इनके बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या हुआ, इनके बीच में एक समझौता हुआ 1998 में। कब हुआ ये समझौता? 1998 में एक समझौता हुआ, इन दोनों के बीच में एक 1998 में समझौता हुआ। वो क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यानी कि दोनों पक्षों ने आंदोलन को बंद करने की बात स्वीकार की। इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर, ये जो उदाहरण हमने दिया है, इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये जो मैंने बोर्ड पर उदाहरण दिया है, आयरलैंड का जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये मेल नहीं होता तो ये जो है, जो ईसाई बहुल देश है, ये सभी लोग जो है वो उत्तरी आयरलैंड में रहना पसंद करते, लेकिन सामाजिक विभाजन का राजनीति से मेल होने के कारण कुछ लोग, रोमन कैथोलिक को मानने वाले लोग नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ चले गए और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग यूनियनिस्ट पार्टी की ओर चले गए। यानी कि सामाजिक विभाजन को और अधिक क्रियाशीलता किसने दी? इन पार्टियों ने दी, यानी कि राजनीति ने दी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि जो है राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। इस उदाहरण से यह बात भी स्पष्ट होती है। परंतु आगे हम कुछ लोगों का क्या कहना है, ये तो कुछ लोगों का अलग दृष्टिकोण होता है, कुछ अन्य लोगों का अलग दृष्टिकोण होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन होना ही नहीं चाहिए। भाई सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन होना ही नहीं चाहिए। परंतु यदि विभाजन है, विभाजन होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है भी, मान लो किसी देश में सामाजिक विभाजन है, तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। अगर सामाजिक विभाजन है भी, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि सामाजिक विभाजन अगर है भी तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं इस सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन का मेल ही नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आप सही से अध्ययन करेंगे, परंतु यह सच है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति, राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। भले ये आपको फूट दिखाई दे रही है, लेकिन हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। इसको मैं और अधिक अच्छे से आगे समझा रहा हूं कि स्पष्ट नहीं करती। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। आप अधिकांश देशों का एक उदाहरण लेंगे तो आप देखेंगे कि मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो विचार व्यक्तियों को समझ में आता है उसी विचार के पक्ष में लोग हो जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वही उसी को मत प्रदान करते हैं। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो रोमन कैथोलिक को मानने वाले लोग हैं, वे जो है